देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये क्या लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लोग एक दूसरे पर यानी कि विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हैं, लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव के बीच में मंगलसूत्र कहां से आ गया? क्या आप जानते हैं कि मंगलसूत्र की ये रोचक कहानी क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये मंगलसूत्र की जो पूरी स्टोरी है वो कहां से शुरू हुई और क्यों इसे इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का जो मतदान है शुक्रवार यानी कि 26 अप्रैल को होना है। इससे पहले गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। 80 बनाम 20 वाली लड़ाई का जो जोर है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया था। पीएम ने ये कहा था कि विपक्ष सत्ता में आती है तो मां बहनों के मंगलसूत्र से लेकर मुसलमानों में बांट देगा और इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और इस शोर के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम ने शरिया कानून से देश चलाने वाला तीर चला दिया। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी हो चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि मंगलसूत्र और मुसलमान के बीच घिरा ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है, यानी कि जो पहले 2006 में मनमोहन सिंह ने अपना एक बयान दिया था, यानी कि उनके घोषणा पत्र में एक पॉइंट ये मेंशन किया गया था। उसके बाद we will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपका पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाएगा तो आपको ये मंजूर होगा? कांग्रेस का घोषणा पत्र ये कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगी और उनकी जानकारी लेकर उसे बांट दिया जाएगा। उनको बांटा जाएगा जिनको मनमोहन सिंह की सरकार में ये कहा गया था कि संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सोच अर्बन नक्सलवादी है। ये मां बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे, ये यहां तक जाएंगे। लगातार 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र के जरिए कांग्रेस पर जमकर अटैक किया। ये बयान बता रहे हैं कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक से मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है। दरअसल फर्स्ट फेज के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर गूंजने लगा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर सुनाई देने लगा है? पहले फेज में धर्म मुद्दा नहीं बना था तो फिर पहले फेज के बाद मंगलसूत्र की एंट्री क्यों हो गई? पहले फेज के चुनाव के बाद हिंदू मुसलमान के मुद्दे ने जोर क्यों पकड़ा? इस बात की पड़ताल जब हमने की तो एक बात ये सामने आई है कि शुक्रवार को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बीजेपी जिन इलाकों में मजबूत मानी जा रही थी वहां पर वोटिंग पिछले चुनावों की तुलना में कम हुई है। पहले चरण में कम वोटिंग के पीछे वजह ये मानी जा रही है कि चुनाव गर्म नहीं हुआ है, चुनाव में कोई मुद्दा बड़ा नहीं बना पाया है, इसीलिए लोग वोट के लिए घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। और शुक्रवार की वोटिंग के बाद शनिवार को रणनीति बनी और रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में मोदी का ये बयान
पूरे चुनाव की बड़ी सुर्खियां बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और हिंदुओं की संपत्ति पर अटैक के पीछे कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी बातों का हवाला दे रहे हैं। बार बार राहुल गांधी के एक बयान को कोट ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के उस बयान को ढूंढने की कोशिश की गई तो पड़ताल में ये सामने आया कि 6 अप्रैल को जब राहुल गांधी ने न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस के घोषणा पत्र की लॉन्च रैली का आयोजन हैदराबाद में किया था, तो इसी रैली में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने आर्थिक सर्वे की बात कही थी। हालांकि ये बयान राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को दिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव में नहीं किया और लेकिन दूसरे चरण का जो चुनाव था राहुल गांधी के इस बयान के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को खंगाल कर देखा गया तो उसमें खुद ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाई जो है वो जाएगी और इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की जो बात तो है, लेकिन धर्म की बात कहीं भी नजर नहीं आई और इसी बात को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी पर हमला कर रही है, बल्कि कांग्रेस का डेलीगेशन इस मुद्दे पर बीजेपी की शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी पहुंच गया। साथ ही कांग्रेस से लेकर ओबीसी और महबूबा तक हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जो अटैक किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हिंदू बनाम मुसलमान के इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुके हैं और इसीलिए किशनगंज से लेकर कश्मीर तक इसका शोर सुनाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, यानी कि अखिलेश यादव, जिन्होंने पीएम मोदी के बयान को हार के शुरुआती लक्षण करार दिया है। जी हां, उनका एक हालिया में स्टेटमेंट आया जहां पर उन्होंने ये कहा कि अब बीजेपी हार की ओर जा रही है तो बौखला रही है। पीएम के इस बयान पर जवाब मांगने के साथ ही उन्होंने कई सारे हमले किए। कांग्रेस बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है और कांग्रेस सिर्फ जवाब नहीं मांग रही है, बल्कि प्रधानमंत्री पर हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच जा चुका है। वहीं कांग्रेस के नेता क्रोध में लाल हो चुके हैं, जबकि पीएम मोदी ने एक बार फिर राजस्थान में गरजते हुए ये कहा कि उनके एक बयान से कांग्रेस में भगदड़ का माहौल बन गया है और ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर्फ मंगलसूत्र और मुसलमानों पर जा टिका है, बल्कि चुनाव के लिए नई रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं मिडनाइट मीटिंग हो रही है। सोमवार रात को भी गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ से दिल्ली लौटे तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव के अगले चरण के लिए खास रणनीति बनाई। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव होना है और ये दूसरा चरण है। उसका प्रचार आज शाम को थम जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग कर रात 2:15 बजे निकले और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे बीजेपी के रथ को 400 पार तक पहुंचाने के लिए अमित शाह और नड्डा रात भर जागकर जीत की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं, बीजेपी का हर वो इंसान ये चाहता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वो गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप भारतीय हैं और अगर आपकी संपत्ति है तो आप खुद नहीं चाहेंगे कि आपकी संपत्ति पर किसी और का अधिकार हो। हालांकि ऐसे लोगों का अधिकार जो सच में वाकई में घुसपैठियों के नजरिए से देखे जाते हैं। तो आप खुद बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान गलत साबित हो सकता है या फिर नहीं, या फिर कांग्रेस इसे सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर कोई भी सनातन से जुड़ा या धर्म से जुड़ा कोई भी पॉइंट नहीं है तो वो सिर्फ यही बोलना चाहती है कि बीजेपी सनातन को और धर्म को यहाँ पर मुद्दा बनाती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो भी बातें कही हैं वो पूरी तरीके से लॉजिकल है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि सबसे पहला अधिकार भारत में जो भी चीजें हैं, जो भी धन है, उस पर मुसलमानों का होगा। तो आप खुद सोचिए, खुद दिमाग लगाइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से भारत की जनता का जो धन है, जो उन्होंने इतनी मेहनत करके इकट्ठा किया है, जो महिलाओं के मंगलसूत्र हैं या जो भी गोल्ड सोना जो भी है, उन चीजों को ऐसे किसी के हाथ में कैसे जाने दे सकते हैं? तो इस पर विचार जरूर कीजिए और अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही कहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।